आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में स्टार्टिंग में देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है और भारत के आसपास क्या है। इस मैप में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरफ क्या है, किस तरफ चाइना है और पूर्व स्थिति भारत की क्या है, पश्चिमी स्थिति क्या है और दक्षिण स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भारत, इंडिया की जो आपका एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया, इंडिया का जो विश्व में मतलब वर्ल्ड में इंडिया का किस स्थान पे मतलब कितने प्लेस पर वो आता है। तो एरिया वाइज देखेंगे, क्षेत्रफल में जब हम देखेंगे इंडिया के बारे में तो विश्व में किस नंबर पे आता है देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है रूस। रूस वो देश है जो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, मतलब इसका एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा। कनाडा, रूस के बाद जस्ट कनाडा है। कनाडा के बाद थर्ड पोजीशन पे आपका है अमेरिका। अमेरिका फोर्थ नंबर पे आपका आता है रूस, कनाडा, अमेरिका। अमेरिका के बाद आता है चीन। चीन पांचवें नंबर पे आपको आता है, पांचवें नंबर में आएगा ब्राजील। ब्राजील और सिक्स नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद सेवेंथ नंबर भारत की जो रैंकिंग है एरिया वाइज, ये आपका था सेवेंथ नंबर पे। सेवेंथ में आपका ये आएगा, सेवेंथ में भारत। मतलब सातवां स्थान जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का क्या है, सातवां है। मतलब सेवन नंबर पे भारत में, भारत एरिया वाइज आता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद एट पोजीशन पे, मतलब एट पोजीशन पे जो देश रहेगा वो रहेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो वर्ल्ड में मतलब विश्व में भारत की जो पोजीशन है वो सेवन नंबर पे है, मतलब सातवें स्थान पे आता है भारत एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। जब भारत की सेवन नंबर पे पोजीशन है तो जरा इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत इतने एरिया में, मतलब इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, इस जब भारत इतने एरिया में फैला हुआ है, मतलब पूरे विश्व में इतने एरिया भारत के पास है, तो भारत का परसेंटेज में देखा जाएगा, मतलब प्रतिशत में जो भारत का क्या रहेगा क्षेत्रफल, प्रतिशत में देखा जाएगा तो ये भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना स्तरीय भाग है, मतलब प्रतिशत में देखा जाएगा, प्रतिशत में देखा गया तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में 2.4%, मतलब प्रतिशत में 2.4%। मतलब भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत की क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पूरे विश्व में इसका जो क्षेत्रफल है परसेंटेज में 2.4%, 2.4%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, भारत की जनसंख्या है वो 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या की ये कितनी है, 70.5% भारत की क्या है, जनसंख्या है। मतलब भारत में पूरे विश्व के 17.5% लोग निवास करते हैं, ऐसा इसको हम समझ सकते हैं। और इसी जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या, गांवों की कुल संख्या, गांव की कुल संख्या, गांव की जो कुल संख्या है इसमें आपकी 6,40,000, 6,40,000
6,40,932 932। आज हमने क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूरे विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 17.5% जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5% ये भारत की क्या है? जनसंख्या है। मतलब इतने लोग भारत में निवास करते हैं। और भारत में गांव की जनसंख्या कुल कितनी है? जनगणना के अनुसार 6,40,932 है। ठीक है, ये भारत के बारे में। अब भारत के विस्तार के बारे में थोड़ा समझेंगे। आज हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप पृथ्वी को समझिए। मतलब पृथ्वी क्या है? आपने देखा होगा पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है, मतलब अंडाकार। ठीक है, पृथ्वी में अगर हम बीच से यहाँ पे एक लाइन क्या करें, बना दें, ड्रॉ कर दें। ये जो लाइन है, इस पृथ्वी को देखिए आप, 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 भागों में क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, जब 2 भागों में काट रही है तो देखिए अक्षांश क्या होता है। देखिए, जब इसको हमने इस तरह से डिस्कार्ड बना दिया, ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य भूमध्य रेखा। मतलब भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में काटती है। मतलब 2 भागों में काटती है। अगर 2 भागों में काटती है तो जरा इसको देखेंगे, ये ऊपर का भाग ये आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, ये आपकी क्या है? ये है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। ठीक है, 2 भागों में, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? ये डिवाइड करती है। तो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे वाला पोर्शन ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। देखिए, अब आप कहेंगे भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा अभी हमने आपको बताया, एक ऐसी रेखा जो क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। ठीक है, इस रेखा को 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। अब कहेंगे आप सर अक्षांश रेखा कैसे? ऐसी रेखा जो क्या करती है? 0 डिग्री पे, ये क्या है? 0 डिग्री है। ये अक्षांश है, मतलब लेटी हुई रेखा, एक ऐसी लेटी हुई रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से इसके ऊपर ये रेखा है, ये रेखा क्या है? इसके समांतर, ये इसके क्या है? समांतर। इसी प्रकार से जो ऊपर हम जो रेखाएं देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी क्या है बेटा? अक्षांश रेखा है। ये भी अक्षांश रेखा है। और इसके नीचे भी जो हमने रेखाएं खींची हैं, ये भी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपस में क्या है? एक दूसरे के समांतर है। मतलब ये देखिए, अगर ये 0 डिग्री है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। ये आपकी हो जाएगी 2 डिग्री। ये हो जाएगी 3 डिग्री। इसी प्रकार जब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है तो इसके नीचे हो जाएगी ये 1 डिग्री, ये हो जाएगी 2 डिग्री। इसी प्रकार से और भी रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी? खींची जाती हैं। ये जो सभी रेखाएं हैं जो समांतर हैं इस ग्लोब पर, इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और जो भूमध्य रेखा होती है ये क्या करती है? ये पृथ्वी को 2 भागों में तोड़ती है। तो 2 भागों में ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर कुछ अक्षांश रेखाएं हैं और 0 डिग्री के नीचे भी कुछ अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री के ऊपर जो रेखाएं हैं उन्हें हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बनाया है।
और 0 डिग्री के नीचे जो अक्षांश रेखा है उन्हें दक्षिणी गोलार्ध में बनाया है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। इसी प्रकार से ऊपर वाला पार्ट होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं होती है वो उन्हें उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और जो नीचे में रेखाएं होती है उन्हें दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। इस प्रकार 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पर 89 अक्षांश रेखा होती हैं और 0 डिग्री के दक्षिण में यहाँ पे भी 89 अक्षांश रेखाएं होती है। तो कुल पृथ्वी पर ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या जरा देखेंगे। 89 यहाँ पर हो गई उत्तरी गोलार्ध में, 89 आपकी दक्षिण गोलार्ध में हो गई। तो 89 ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में हो गई और बीच में एक ये है 0 डिग्री, एक ये हो गई और 89 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। इस मिला के टोटल मिला के आपकी हो जाएंगी 179 अक्षांश रेखाएं। तो ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से देखा गया कि एक और देखिए, फिर देखिए अगर ये पृथ्वी है ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई, इसे बोलेंगे हम लोग भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर क्या है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। यहाँ पर एक अक्षांश रेखा और हमने बनाई 23 सही 1/2 डिग्री और एक नीचे बनाई दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री। जो उत्तरी गोलार्ध में जो 23 सही 1/2 डिग्री होता है 1/2 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। और इसके नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मकर रेखा। इस प्रकार पृथ्वी पे मेन 3 रेखाएं अक्षांश रेखाओं को हमें समझना है। 23 सही 1/2 कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 23 सही 1/2 डिग्री मकर रेखा ये आपकी होती है दक्षिण गोलार्ध में। और जो बीच में आती है वो होती है भूमध्य रेखा। तो इस प्रकार आपने अक्षांश रेखाओं को समझ लिया है। थोड़ा और समझेंगे, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार हमने अक्षांश रेखाओं को सीख लिया है। अब पृथ्वी पे हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी रखेंगे। फिर हमको पता चलेगा कि ये पोजीशन कहाँ है, मतलब भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है। देखिए ये पृथ्वी है, अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखा कैसी होंगी आपकी, इस तरीके की होंगी नहीं होंगी, होंगी। तो कहीं ना कहीं एक अक्षांश रेखा पे भारत का होगा, भारत की पोजीशन जहां से स्टार्ट होती होगी, और एक अक्षांश रेखा पे भारत की पोजीशन क्या होगी, खत्म हो जाती है। तो आगे जब हम देशांतर रेखाओं को समझ लेंगे तो आपको ग्लोब में इस भारत की स्थिति को एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। अब हम देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे कि देशांतर रेखाएं या देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, देखिए अभी इसके पहले हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था, थोड़ा देशांतर के बारे में समझते हैं। पृथ्वी पर ये आपका हमारा उत्तरी ध्रुव होता है
उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, इस टाइप से हम मिलाएंगे। मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ये क्या करती है, ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कैसे? ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वी, और ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा आपका दक्षिणी। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में क्या करती है, बांटती है, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। तो ये इस पूर्वी, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर भाग, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी देशांतर। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, सॉरी, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में क्या करती है, ब्रेक करती है। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री प्रधान, प्रधान यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्रीन, ग्रीन विच, ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम रेखा, ग्रीन विच मीन टाइम रेखा, ये इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा, या फिर इसको बोलेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। मतलब जब पूर्वी, उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव को जितनी भी ये काल्पनिक रेखा हम बनाएंगे, ये सभी रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। देखिए आप, तो ये सब रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। इस साइड में देखिए आप, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर होगी, ये पृथ्वी को क्या करेगी, पृथ्वी का जो पृष्ठ उसका क्या करेगी, ये पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्व हिस्सा हो जाएगा इस साइड वाला, और इसके इस साइड वाला हो जाएगा पश्चिमी, पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, थोड़ा और समझेंगे। ये जो रेखाएं होती है, मतलब दो देशांतर रेखाएं, ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं, इन रेखाओं के बीच में ये समांतर दूरी नहीं होती, मतलब ये दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती है। मतलब कहने का ये है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। क्यों, देखेंगे जरा, इस टाइप से आप देखिए। मतलब ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए, ध्रुवों पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम है। जैसे ही हम कर ये जैसे ही हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा की तरफ जैसे ही हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी क्या हो गई, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद धीमे धीमे इनकी दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है, समांतर नहीं है, मतलब देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाओं पे, ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होती है, तथा विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ध्रुवों पे क्या होती है, कम होती है। तो हम लिखेंगे देशांतर रेखाएं समांतर, समांतर नहीं होती है। अब जब विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर दो
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? 111.3 किलोमीटर। मतलब भूमध्य रेखाओं पे इनकी दूरी, मैक्सिमम दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। तो आज हमने जाना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम लोग क्या इसको बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है, या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा बोला जाता है। यह रेखा लंदन से होकर गुजरती है। जब हम आपको मानक समय के बारे में बताएंगे, स्टैंडर्ड टाइम निकालना सिखाएंगे, तब आपको बताएंगे ये रेखा कहाँ से जाती है। और इस रेखा का ये वाला जो पोर्शन होगा, मतलब ये इस पोर्शन को हम लोग पूर्वी भाग बोलेंगे, और इसके इस साइड पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के तो अब बताइए आप कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, थोड़ा समझेंगे। इस साइड टोटल जो देशांतर होती हैं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या आपकी 360 होती है। तो देखेंगे, एक तो आपकी 0 डिग्री देशांतर हो गई, और इसके पूर्वी पोर्शन में आपकी कितनी रेखा हो जाएंगी? मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएंगी 179, यहाँ पर हो जाएंगी। और पश्चिमी पोर्शन में, मतलब पश्चिमी भाग में आपकी कितनी हो जाएंगी? 179 हो जाएंगी। अब एक ये 0 डिग्री वाली होगी, एक इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री। आप इसको ऐसे इमेजिनेशन करें, आप जैसे कोई सर्किल इस टाइप से जा रहा है, तो ये 0 डिग्री है, तो जस्ट इसके पीछे, जैसे 0 डिग्री इसके जस्ट पीछे ये 180 डिग्री भी होगी, 180 डिग्री। तो टोटल मिला के कितनी देशांतर रेखा हो जाएगी? अब देखेंगे, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। अब देखिए, आप पूर्वी भाग में कितनी है? 179। एक 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, एक ये हो गई। अब देखेंगे, एक 180 डिग्री, जस्ट 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट। और पश्चिमी भाग में कितनी है? 179। तो टोटल मिला के आपकी हो जाएंगी 360 देशांतर रेखाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्क रेखा पृथ्वी को जब दो भागों में, ये क्या होती है? लेटी रेखा होती है, और ये रेखाएं क्या होती हैं? खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, जब ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव, और इसके जस्ट नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। और जब प्रधान यामोत्तर रेखा, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को ब्रेक करती है, तो पूरी इस तरह वाला पोर्शन पूरी भाग हो जाता है, उसके जस्ट ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और जो पीछे वाला पोर्शन ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने देशांतर रेखाओं के बारे में समझ लिया है, अक्षांतर रेखाओं के बारे में समझ लिया है। अब भारत की स्थिति समझते हैं कि भारत की स्थिति इस ग्लोब पर किस पोजीशन पे, मतलब भारत किस पूर्वी देशांतर में कितना है, पश्चिमी देशांतर भारत का कितना है, देखेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को हम समझ चुके हैं। अब भारत के लिए देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। इस प्रकार से देखा जाए, देखिए ये जो है आपकी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और देखिए ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की जो स्थिति है, हमारा जो भारत है, ये प्रॉपर उत्तरी गोलार्ध में है। मतलब यहाँ देखेंगे आप, भारत की जो लोकेशन है, भारत इस तरीके से है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक मिनट और देख लीजिए आप, अक्षांश रेखा से जस्ट ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री, ये क्या होती है आपकी? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और ये है आपकी दक्षिणी गोलार्ध, मतलब 23.1/2 डिग्री, ये क्या हो जाती है आपकी? मकर रेखा। अब भारत की स्थिति देखिए अब कहाँ पर है।
भारत उत्तरी गोलार्ध मतलब कर्क रेखा से जस्ट ऊपर, ये इस टाइप से इसको आप इसको समझ सकते हैं आप। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, ये 0 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर, ये देखिए आप इस तरफ वाला पूरब, तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी देशांतरी है, मतलब उत्तरी पूर्वी है। यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये जो रेखा है, ये उत्तरी अक्षांश, ये है भारत की है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये वाली अक्षांश रेखा जो सबसे ऊपर से जा रही है, ये है आपकी, ये है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से, ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। देखिए ये कर्क रेखा, ये अक्षांश रेखा हो गई, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर 8 डिग्री, जब हम जस्ट 8 डिग्री चलेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा भारत का ये साउथ मतलब दक्षिणी हिस्सा मतलब इसको टच करेगी, और जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये भारत को जस्ट 2 भागों में ब्रेक करती है, ऊपर देखिए आप। और जस्ट इसके बाद जो अक्षांश आता है, ये आता है 23 डिग्री 6 मिनट से। तो हम मानेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूभाग से, विस्तार मुख्य भूभाग से कितना है, देखिए यहां से स्टार्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपकी कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ है लास्ट? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार, मतलब भारत जो है अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश मतलब विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर है, ऊपर 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है ये अक्षांश रेखा में कहाँ खत्म होता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इस प्रकार जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वो भारत के बीच से गुजर जाती है। भारत का, भारत का अब अब थोड़ा देखेंगे, अक्षांश रेखा में आपने समझ लिया। अब भारत को देशांतर रेखा में देखेंगे। देशांतर रेखा में ये देखिए, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब एक जो रेखा गई है, ये देखिए आप, ये जो रेखा गई है ये क्या है? देशांतर रेखा का ये वाला पोर्शन, इस तरफ वाला पोर्शन क्या होता है? देशांतर रेखा से इस तरफ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। और देशांतर की रेखा की जस्ट मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर देशांतरी विस्तार में देखेंगे तो भारत की स्थिति क्या है? पूर्वी देशांतर। ये देखिए आप, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसकी जस्ट पूरब है, तो भारत की स्थिति कहाँ है देशांतरी रेखा में? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये विस्तार आपका स्टार्ट होता है 67 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर। और जो ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए आप, ये गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जो पूर्वी देशांतर इसका जो खत्म होता है वो होता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए तो भारत की जो स्थिति है कहाँ है? कर्क रेखा अक्षांश रेखा के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा के ऊपर, तो उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर रेखा के पूरब में, तो मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? स्थित है। तो इस प्रकार से जो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा देखेंगे। ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके पूरब में चलेंगे, कितनी आई? 68 डिग्री।
तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये लास्ट वाली देशांतर रेखा हमारी कितनी है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये आपकी से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये देशांतर रेखा किस तरफ की है, पूरब की तरफ, जिसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इस प्रकार हमने भारत की स्थिति को समझ लिया है कि भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर, इसलिए यहाँ पे हमने उत्तरी अक्षांश लिखा है और पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। इस प्रकार से भारत की अच्छी और अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को हमने समझ लिया है। थोड़ा यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये है भारत की 8 डिग्री, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखेंगे आप गौर से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जा रही है और कहाँ तक गई है, ये अक्षांश रेखा है और भी बीच में गई है, ये है 23.5 डिग्री जो बीच से गुजर रही है, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश की। और यहाँ पर जो रेखा है लास्ट वाली, ये है 36 डिग्री, 36 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कहाँ जा रही है, इस तरफ से जा रही है। तो भारत का विस्तार कहाँ हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, देखिए यहाँ। तो ये है भारत का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो देशांतर रेखा सीधी आई है, ये देशांतर रेखा, यहाँ से देखिए, अब ये जो देशांतर रेखा होगी, ये होगी आपकी 68 डिग्री, जो गुजरात के इस पॉइंट को छूती हुई जाएगी। और यहाँ से और भी पूर्वी देशांतर रेखाएं और भी निकलेंगी। और लास्ट में जो देशांतर रेखा यहाँ से छू के जाएगी, ये होगी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। इस प्रकार से हमने अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को समझ लिया है। अब हम कर्क रेखा के बारे में समझेंगे कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा की स्थिति हमने आपको बता दी है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा मतलब देशांतर रेखा, इधर समझिए आप, ये है पृथ्वी, पृथ्वी पे ये है आपकी 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपकी विषुवत रेखा, या फिर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, विषुवत रेखा। फिर देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में ब्रेक करेगी, ऊपरी पोर्शन मतलब उत्तरी भाग हो जाएगा, उत्तरी भाग, ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, मतलब उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होती है, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। देखिए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के, जो इंडिया है हमारा, भारत के बीचों बीच निकलती है, देखिए ये जा रही है बीचों बीच, ये भारत की बीचों बीच निकलती है, मतलब ये भारत को मध्य में, मतलब दो भागों में ब्रेक कर देती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य क्या है, बसे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे गुजरात, गुजरात ये कर्क रेखा जा रही है, गुजरात, गुजरात के बाद ये आएगी आपकी राजस्थान 2 नंबर, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में होती हुई ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस प्रकार से कितने, भारत के कितने 8 राज्य बसे हुए हैं। देखिए गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपकी ये आई झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और 8वां जो राज्य होगा मिजोरम होगा। इस प्रकार इस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको इस प्रकार से आपको अरेंज करना है, किसकी तरफ, पूरब की तरफ। देखेंगे जरा, पश्चिम से पूरब की तरफ राज्यों को देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तो हम कह सकते हैं विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
इस पे भारत के 8 राज्य बसे हुए हैं। देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद ये बांग्लादेश आ गया, ये हमारे देश में नहीं है। इसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये रेखा इस प्रकार से आ रही है। देखिए आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार आज हमने कर्क रेखा के बारे में समझ लिया है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में ब्रेक करती है और उत्तरी अक्षांश में होती है।